अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सेकेंड ईयर की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 16 को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने ये देखा था कि इम्पीडेंस क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये है कि आरसी एंड आरएल सीरीज सर्किट। हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं, इससे पहले आपने जितने भी सर्किट्स को डिस्कस किया था 16.3, 4 और 5 के अंदर, उसमें हमने क्या किया था, एसी सप्लाई को इंडिविजुअली किसी भी एक रेजिस्टर या कैपेसिटर या इंडक्टर के साथ जो है वो कनेक्ट करवा के वहाँ पे हमने वेरिएशंस देखी थी कि आपके पास वोल्टेज और करंट की वैल्यूज क्या आती हैं, वो किस तरह से एक दूसरे को जो है वो वेरिएट करते हैं। अब यहाँ पे हमने ये डिस्कस ये करना है कि हमारे पास दो चीजें कनेक्ट होंगी। ठीक है, आरसी अब सीरीज सर्किट है, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक ऐसा हमारे पास सर्किट होगा, ठीक है, जिसमें हमारे पास रेजिस्टर भी कनेक्ट होगा और हमारे पास कैपेसिटर भी कनेक्ट होगा, लेकिन दोनों किसमें कनेक्ट होंगे, सीरीज में होंगे, और उसको हमने किसके साथ कनेक्ट कर देना है, एक एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करवा लेना है। अब एसी सप्लाई के अंदर आप जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है, करंट जो अप्लाई करेंगे, वो आपके पास रेजिस्टर के अक्रॉस भी जो है वो फ्लो करेगा और कैपेसिटर के अक्रॉस भी फ्लो करेगा। तो हम बेसिकली यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि टोटल इम्पीडेंस कितनी आई है। ठीक है, हम मैथमेटिकली भी देखेंगे और फिर उसको फेजर डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास जो रिजल्टेंट इम्पीडेंस है, ठीक है, वो कितनी है, करंट कितना फ्लो कर रहा है। अब उस चीज को देखने के लिए हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि हम टोटल वोल्टेज को फाइंड करना चाहते हैं। अब हम ये कहेंगे कि जो आपके पास वोल्टेज होगा अक्रॉस द रेजिस्टर आर के इक्वल, तो हम अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो वोल्टेज होगा रेजिस्टर के अक्रॉस वो किसके इक्वल आ जाएगा, रूट मीन वैल्यू ऑफ करंट इनटू आर। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप ये कहते हैं V इज इक्वल टू आई आर। इसी तरह से अगर आप कैपेसिटर के अक्रॉस में तो वहां रेजिस्टेंस नहीं होती बल्कि रिएक्टेंस होती है, तो आप ये कह सकते हैं कि वो आपके पास इसके इक्वल आ जाएगी आई रूट मीन स्क्वायर इनटू XC के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब अगर हम ये देखना चाहें कि हमारे पास जो टोटल वोल्टेज है दोनों के अक्रॉस वो कितनी है। अब देखें, नंबर 1 अगर हम फेजर डायग्राम की बात करें तो रेजिस्टर के अक्रॉस जब हम एसी सप्लाई अप्लाई करते थे तो वहां हम ये कहते थे कि करंट और वोल्टेज के दरमियान कोई फेज नहीं होगा, वो दोनों इन फेज होते हैं। ठीक है, तो वहां पे हमने ये बात की थी कि आपके पास दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, वहां एंगल आपके पास कितना होता है, 0 डिग्री। इसी तरह से जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं इंडिविजुअली, तो कैपेसिटर की बात करते हुए हम ये कहते थे कि आपके पास जो करंट है वो लीड करता है। ठीक है, करंट जो था वो लीड करेगा वोल्टेज को बाय द एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं अगर हम रेजिस्टर के क्रॉस देखें तो हमारे पास यही फिगर आती है, और यहाँ पे अगर हम कैपेसिटर को देखें तो हमारे पास ये वाली जो है वो फेजर डायग्राम आती है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, ठीक है, तो कंबाइन करते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये रेजिस्टर के अलांग आपके पास वोल्टेज होगा, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे भी देखा, और उसी तरह से आपके पास जो है वो वोल्टेज यहाँ पे करंट है वो इसके इक्वल आ रहा है। अगर हम यहाँ पे करंट की बात करते हैं, यहाँ पे हम वोल्टेज की बात करें, ठीक है, कैपेसिटर के अलांग, तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास करंट जो है वो लीड कर रहा है और आपके पास जो वोल्टेज है वो क्या कर रहा है, वो लैग कर रहा है। कितने एंगल के साथ, 90 डिग्री के एंगल के साथ आपके पास लैग कर रहा है। अब अगर हम टोटल वोल्टेज फाइंड करना चाहें, हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास टोटल वोल्टेज है V और ये यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो हम इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज को फाइंड करना चाहें तो हम इनको क्या कर सकेंगे, इनका रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे हम जो है स्केलर क्वांटिटीज के अंदर जो है बात कर लेते थे कि अगर 50 ओम यहाँ पे है तो 70 ओम यहाँ पे है, तो दोनों को हम ऐड कर लेते थे। लेकिन ये आपके पास जो क्वांटिटीज हैं वो फेजर क्वांटिटीज हैं जिसमें वेरिएशंस आती हैं करंट और वोल्टेज की, तो हम इनको जनरली इस तरह से ऐड अप नहीं कर सकते। यानी आप ये कहेंगे V इज इक्वल टू VR प्लस VC, हम इस तरह से इसको ऐड अप नहीं कर सकते। इसको ऐड अप करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है वो रूट मीन वैल्यूज को लेते हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर का स्क्वायर प्लस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, हम रूट मीन वैल्यू को कंसीडर ही इसीलिए करते हैं कि हम पहले उस क्वांटिटी का स्क्वायर लेते हैं, देन उसके ऊपर जो है वो रूट ले लेते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपके पास जो VR है रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज जो था वो किसके इक्वल आ रहा था, आई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, और साथ में आपके पास रेजिस्टर आ रहा था, इन दोनों का स्क्वायर प्लस अब जो आपके पास कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज आ रहा था उसको आप लिख सकते हैं आई रूट मीन स्क्वायर करंट या फिर XC, या फिर
इसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्स जो है वो आपके पास किसके इक्वल होती है ओमेगा सी के इक्वल। ठीक है, तो वो वैल्यू जब आप इसके अंदर पुट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट डिवाइडेड बाय ओमेगा सी एंड होल स्क्वायर। अगर हम इसी इक्वेशन के अंदर से जो है वो स्क्वायर ऑफ द करंट को कॉमन करें, ठीक है, तो आपके पास आई स्क्वायर दोनों में से क्या आ जाएगी कॉमन, अंदर आपके पास रह जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। आप आई रूट मीन स्क्वायर को बाहर निकाल लें तो आपके पास क्या आ जाएगा वी रूट मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू एंड स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर इनटू सी स्क्वायर। आप क्या करें, हम यहाँ पे बेसिकली मैंने बताया था कि हम क्या करना चाहते हैं, हम टोटल इंपीडेंस को फाइंड करना चाहते हैं, कंबाइन इफेक्ट देखना चाहते हैं। तो आपके पास जो इंपीडेंस होती है वो किसके इक्वल होती है वी रूट मीन डिवाइडेड बाय आई रूट मीन स्क्वायर के इक्वल which is equal to square root of r square plus 1 over omega square into c square and which is equal to impedance। आपके पास impedance जो है वो किसका इफेक्ट आ गई है, कंबाइंड इफेक्ट आ गई है रेजिस्टर और जो रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर है। अब अगर हम इसकी फेजर डायग्राम इसको फेजर डायग्राम के थ्रू डिफाइन करना चाहें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसी वेरिएशन को जो वोल्टेज और करंट की है उसी की मदद से हम इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। अब उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करते हैं। अब करते कैसे हैं, हम ये कहते हैं जो हमने सेकंड डायग्राम ड्रा की थी, ये हमारे पास है करंट की वैल्यू, ठीक है, और ये आपके पास है वोल्टेज जो कि क्या कर रहा है लैग कर रहा है एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब अगर हम यहाँ पे इंपीडेंस को शो करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका रिजल्टेंट इसी का प्रोजेक्शन हम वहां पे शो कर लेंगे। ये आपके पास जो लाइन आ रही है यानी करंट की जो आपके पास वेक्टर डायग्राम बन रही है वो आप ये कह सकते हैं कि ये आपके पास वोल्टेज है अक्रॉस द रेजिस्टर, ठीक है। अगर आप इसको वी आर का नाम दे, इसे आप वीसी का नाम दे, तो आपके पास इंपीडेंस जो है वो किस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। आप ये कहते हैं कि ये आपके पास वीसी है, इसी का प्रोजेक्शन आप इसके सामने ले सकते हैं। तो आप ये कहते हैं इन दोनों वेक्टर्स का जो सम होगा उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हेड टू टेल रूल के फर्स्ट वेक्टर की जो हेड है वो सेकंड की टेल के साथ कोइंसाइड करता है, जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरह से बनेगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा इंपीडेंस। क्लियर हुआ। और हम ये कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो है वो आपके पास कुछ एंगल बनता है जिसे हम थीटा का नाम दे देते हैं। ये बात क्लियर होगी। ये तो हमने बात की है कि आपके पास जो अप्लाइड वोल्टेज है यानी टोटल वोल्टेज आपके पास किसके इक्वल होगी, इंपीडेंस की हम बाद में बात करेंगे। टोटली हमने ये देखा कि जो आपके पास वोल्टेज था, ठीक है, रेजिस्टर के अक्रॉस वो हमने यहाँ पे ड्रा किया, वोल्टेज अक्रॉस का कैपेसिटर हमने यहाँ पे ड्रा किया और राइट हैंड रूल के मुताबिक हमने टोटल वोल्टेज जो है वी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली है इस करंट की मदद से। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो टोटल इंपीडेंस है वो किसके इक्वल आती है। तो इंपीडेंस जो होती है वो कंबाइंड इफेक्ट होता है रेजिस्टर और रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर का। तो उसी तरह से हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास है रेजिस्टर, ये आपके पास रिएक्टेंस है कैपेसिटर की। तो आपके पास अगर हम राइट टू हेड रूल के तहत उसको ऐड करें तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, इसी का प्रोजेक्शन एक्सी। तो हेड टू टेल रूल के तहत जब हम इनको ऐड अप करते हैं इनके अंदर एंगल जो है वो थीटा बनेगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जेड यानी इंपीडेंस। अब ये फेजर क्वांटिटीज हैं, इसमें हम तीसरी क्वांटिटी को जस्ट यहाँ पे ड्रा नहीं कर सकते, हम इनको किस तरह से ऐड करते हैं, इनको हेड टू टेल रूल के तहत ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी इंपीडेंस की इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ से अगर हम एंगल को फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, कि अगर इन दोनों क्वांटिटीज के दरमियान आपके पास एंगल थीटा बनता है तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, अब टेंजेंट थीटा आपके पास किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा आपके पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो क्या है एक्सी है और बेस आपके पास क्या है आर है। तो आप इसको लिखेंगे एक्सी डिवाइडेड बाय आर। जब आप एक्सी की वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा ओमेगा सी इनटू आर। एंड थीटा आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, थीटा को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 ओवर ओमेगा सी इनटू आर। ये था हमारे पास कि जब हमने कैपेसिटर और रेजिस्टर को जो है वो सीरीज में लगाया तो हमारे पास हम इन दोनों के दरमियान बनने वाले एंगल को कैसे कैलकुलेट करते हैं और उन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से जो हमारे पास इंपीडेंस आती है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा इसी के अंदर दूसरा टॉपिक ये था कि आर एल सीरीज सर्किट, ठीक है। अब आर एल है
हमारे पास रेजिस्टर तो होगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंडक्टर को कनेक्ट करवा देंगे। जब हम इंडक्टर को कनेक्ट करवाते हैं, सेम एज इट इज आप ये कहते हैं कि आपके पास यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, जो हम अप्लाई कर रहे हैं इसी सोर्स से, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आई आर के इक्वल होगा, जबकि इंडक्टर के अक्रॉस जो आपके पास वोल्टेज होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, आई रूट पी इंटू एक्स एल के इक्वल आएगा। सेम एज इट इज जैसे हमने कहा कि ये फेजर क्वांटिटीज हैं, तो फेजर क्वांटिटीज में हम क्या करेंगे, इसकी इंपीडेंस को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, हम टोटल वोल्टेज को फाइंड करना चाहते हैं, तो आपके पास टोटल वोल्टेज जो आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर का स्क्वायर प्लस वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर का स्क्वायर। अब जब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर देते हैं तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा आई रूट मीन स्क्वायर इनटू आर स्क्वायर प्लस, अब ये आपके पास जो है ये किसके इक्वल था, एक्सएल के इक्वल, या फिर आप इसको लिख सकते हैं एक्स ओमेगा एल के इक्वल, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा आई रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू एल स्क्वायर। आप दोनों से अगर आप आई रूट मीन स्क्वायर को कॉमन कर लें तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू रह जाएगी आई रूट मीन स्क्वायर इनटू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू एल स्क्वायर एंड अंडर रूट। आप क्या करें, आप आई आर जो करंट की वैल्यू है उसको वोल्टेज के ऊपर डिवाइड कर दें, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी रूट मीन स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू एल स्क्वायर। तो ये आपको ये बात पता है कि ये की वैल्यू जो है वो किससे इक्वल होती है, रेशियो ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड रूट मीन वैल्यू ऑफ वोल्टेज टू द रेशियो to the value of root mean value of the current which is equal to impedance, and impedance is equal to square root of r square plus omega square into l square, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इस impedance को फाइंड कर लिया है, तो अगर हम उसी तरह से फाइंड करना चाहें तो अब देखो इंडक्टर में आपके पास करंट जो है वो लीड करता था, जबकि वोल्टेज जो है वो लैग करता था। अगर हम उसी की ट्रांजिशन डायग्राम, फेजर डायग्राम जो है वो शो करना चाहें तो हम ये कहेंगे, अगर हम वोल्टेज के अक्रॉस बनाते हैं तो आपके पास ये वोल्टेज है अक्रॉस द इंडक्टर और ये आपके पास है वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर। अगर आप राइट टू हैंड रूल के तहत इसको ऐड अप करें तो आपके पास जो रिलेशन बनेगा, ठीक है, वो ये बनेगा जिसे आप कहते हैं कि ये आपके पास टोटल वोल्टेज होगी जो यहाँ पे आपने ड्रॉप करवाई थी, ठीक है। और इसी को अगर आप जो है यहाँ पे आप ये कहते हैं कि कुछ एंगल जो है वो थीटा बन रहा है। अगर इसी तरह से आप इंपीडेंस की फेजर डायग्राम ड्रा करना चाहते हैं तो फेजर डायग्राम को ड्रा करने के लिए आप ये कहते हैं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपके पास क्या था, रेजिस्टर था, ठीक है, और ये आपके पास जो है 90 डिग्री का उसके अंदर फेज डिफरेंस आता है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्ससी आ जाएगा, सॉरी एक्सएल आ जाएगा, क्योंकि हम इंडक्टर यूज कर रहे हैं। तो राइट टू हैंड रूल के मुताबिक अगर आप इसको ऐड करते हैं तो आपके पास थर्ड रिजल्टेंट वेक्टर ये आ जाएगा विद एंगल थीटा। तो ये बेसिकली जो आपके पास रिजल्टेंट बना है ये किसका है, इंपीडेंस है। इंपीडेंस में आप इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट को लेंगे। इसी तरह से अगर हम दोनों के दरमियान ये जो एंगल बन रहा है थीटा, इसको कैलकुलेट करना चाहें तो हम कैसे करते हैं, हम स्लोप की मदद से करते हैं। हम ये कहते हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, एल डिवाइडेड बाय आर, तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्सएल की जगह आप अगर इसकी वैल्यू लिखें तो ये आ जाएगी ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर। तो थीटा आपके पास जो है वो किसके इक्वल आ जाता है, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर के इक्वल। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो आपके पास रेजिस्टेंस और इंपीडेंस जो आपके पास रिएक्टेंस आती है इंडक्टर के अलॉन्ग, उन दोनों के दरमियान क्या कर सकते हैं, एंगल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने यही देखा कि जो आपके पास टेंजेंट थीटा है, ठीक है, इंपीडेंस जो है वो आर के साथ कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस बनाती है, उसे हमने रिप्रेजेंट किया है थीटा के साथ। अगर हम इनको कंपेयर करें, ठीक है, इंपीडेंस डायग्राम जो है वो आपके पास आर सी और आर एल आर जो आपके पास कट्स आते हैं, अगर हम इन दोनों को देखें तो हमारे पास जो वेक्टर लाइंस हैं एक्स और एक्सएल की, वो क्या है, वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। कैसे अपोजिट हैं, देखें, जब हमने एक्स एल और आर को बनाया है तो एक्सएल अपवर्ड डायरेक्शन में था, जबकि हमने एक्स सी सर्किट के आर सी सर्किट के अंदर देखा तो उसमें आपके पास यूं थे, ठीक है। तो अगर हम दोनों को देखें
रही हैं, अपोज कर रही हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। तो आपके पास ये कौन सी जो है वो डायग्राम आती है, एक्सएल के लिए आती है, ये आपके पास एक्ससी के लिए आती है। ठीक है, और ये आपके पास जो है वो रेजिस्टर है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जो रेजिस्टेंस होती है वो इन दोनों को क्या कर रही है, अपोज कर रही होती है। समटाइम्स हम आगे जो रेजोनेंस सर्किट्स होंगे उनके अंदर ये देखेंगे कि हमारे पास ये दोनों जो रिएक्टेंसेस होती हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। तो आपके पास जो रिमेनिंग इफेक्ट रह रहा होता है वो सिर्फ रेजिस्टेंस का ही होता है, क्योंकि पावर जो है वो डेसिपेट सिर्फ इसी केस में होती है। हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। अल्लाह हाफिज।